गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है 16th फाइनेंस कमीशन। टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। 16th फाइनेंस कमीशन जो डॉक्टर अरविंद पनागरिया के चेयरपर्सनशिप पर बनाया गया है, वो इस समय लोकल बॉडीज़ पर फोकस करने को कह रहा है, खासकर अर्बन फिस्कल डेवोल्यूशन पर जो चैलेंजेस हैं उनको हाईलाइट कर रहा है। तो पहले बैकग्राउंड देखते हैं हम फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। तो आर्टिकल 270 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमें बताता है कि कैसे जो है नेट टैक्स प्रोसीड्स यूनियन गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है उसे सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। फिर टैक्सेस जो शेयर किए जाते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में वो कौन से होते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, सेंट्रल जीएसटी जो कि आपका आईजीएसटी का पार्ट होता है, ठीक है। तो जो डिवीज़न है वो लेकिन कैसे किया जाता है? जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद आर्टिकल 280 के अंदर उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम जो शेयर ऑफ टैक्सेस है, स्टेट्स को ग्रांट्स इन एड भी दी जाती है, ये भी जो है रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन ही देता है। तो जो डिविजिबल पूल होता है उसमें लेकिन सेस और जो सरचार्ज लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो डिवाइड नहीं किया जाता, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन क्या है? हर 5 साल में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ऐसी बॉडी है जो यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951 के अंदर जो है क्वालिफिकेशंस फॉर चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन दी गई हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया 16th फाइनेंस कमीशन डॉक्टर अरविंद पनागरिया के जो है चेयरपर्सनशिप के अंडर, ताकि 2026 से 2031 के पीरियड का जो रिकमेंडेशंस है वो दी जा सके। तो पहले तो हम देखते हैं कॉम्पोजिशन क्या होती है। तो जो चेयरपर्सन होते हैं वो कमीशन को हेड करते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। 4 और मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। जो फर्स्ट पर्सन है समझ लो वो एक जज ऑफ द हाई कोर्ट या क्वालिफाइड टू बी वन होना चाहिए। सेकंड पर्सन जो है वो नॉलेज ऑफ फाइनेंस या अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक तीसरे पर्सन को फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो फोर्थ पर्सन है उसे स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंस कमीशन के, तो ये रिकमेंडेशन देते हैं कि कैसे नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और अमंग द स्टेट्स भी कैसे उसकी एलोकेशन की जाएगी, ठीक है। पहले तो मतलब आपका वर्टिकल जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा जाता है। तो डिटर्मिन करता है ये कि कैसे ग्रांट्स इन एड जो है वो स्टेट को दी जाएंगी। फिर मेजर्स बताता है कि कैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट भी जो है वो उसको बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उन स्टेट्स में उनको भी जो है वो रिसोर्सेज दिए जा सकें। और भी कोई मैटर अगर प्रेसिडेंट इनको कहे कि साउंड फाइनेंस के इंटरेस्ट में ये मैटर भी रेफ़र किया जाता है तो वो भी वो उसे एड्रेस करते हैं। लेकिन याद रखो इनकी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती हैं। 16th फाइनेंस कमीशन का अगर हम एजेंडा देखें तो वो फोकस रख रहे हैं डेवोल्यूशन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर, और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद लोकल बॉडीज़ की सिग्निफिकेंस बढ़ रही है फेडरल सिस्टम में। तो इसीलिए जो है अब अर्बन लोकल बॉडीज़ के ऊपर फोकस देने को 16th फाइनेंस कमीशन कह रहा है। तो अब अर्बन एरियाज़ अगर हम देखें तो सिटीज़ खासकर इंडिया में जो है वो 66% ऑफ इंडिया का जीडीपी कंट्रीब्यूट करती हैं, 90% ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इसलिए नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल हैं। उनकी इंपॉर्टेंस के बावजूद फाइनेंशियल सपोर्ट जो अर्बन एरियाज़ में मिल रहा है वो इनसफिशेंट है। वर्ल्ड बैंक के एस्टीमेट के हिसाब से $840 बिलियन जो है वो चाहिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ओवर द नेक्स्ट डेकेड। इंटर गवर्नमेंटल जो ट्रांसफ़र्स किए जाते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ को वो सिर्फ 0.5% ऑफ जीडीपी है, जो कि बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी अगर हम देखें तो इस इनएडिक्वेट फाइनेंशियल डेवोल्यूशन की वजह से सिटी की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सफ़र कर रही है। जब से जीएसटी आया है तब से स्टेट्स ने जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का टैक्स रेवेन्यू है उसमें कम होते हुए देखा है। खासकर अगर हम प्रॉपर्टी टैक्स को एक्सक्लूड कर दें तो वो जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो टैक्स रेवेन्यू है वो 23% से कम होकर अब सिर्फ 9% रह गया है। तो जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र्स हैं वो भी कम हुए हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन सिर्फ 7% जो है वो स्टेट का रेवेन्यू अर्बन लोकल बॉडीज़ को दे रहे हैं 2018 और 19 के आंकड़ों के हिसाब से। तो इसीलिए एक और भी प्रॉब्लम ये है कि जो सेंसस का डेटा है वो अभी भी 2011 के हिसाब से चल रहा है, तो फिस्कल प्लानिंग उसके हिसाब से तो नहीं की जा सकती। उस समय तो इंडिया के 4000 स्टैट्यूटरी टाउन्स थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। तो 16th फाइनेंस कमीशन को ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि कैसे जो है हम इस डेटा को अपडेट करें।
16 फाइनेंस कमीशन को इंटर गवर्नमेंटल जो ट्रांसफ़र्स होते हैं वो भी कम से कम डबल करने पड़ेंगे अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जेफ बेजोस जो कि अमेजॉन के फाउंडर हैं, उनके द्वारा लेड ब्लू ओरिजिन इंडिया के एक स्पेस एक्सप्लोरेशन और रिसर्च एजेंसी के साथ पार्टनर कर रहे हैं ताकि कॉमन इंडियन सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी दी जा सके स्पेस में जाने के लिए न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट के थ्रू। तो न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट क्या है? एक सब ऑर्बिटल स्पेस ट्रैवल व्हीकल है जिसका नाम एलन शेफर्ड, जो कि फर्स्ट अमेरिकन थे स्पेस में जाने वाले, उनके नाम पे रखा गया है। तो ये न्यू शेफर्ड एक फुली रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए। अब इसमें टू मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला तो रीयूजेबल बूस्टर है, दूसरा है प्रेशराइज्ड क्रू कैप्सूल। इस कैप्सूल में 6 पैसेंजर्स आ सकते हैं, ठीक है। न्यू शेफर्ड का 11 मिनट जर्नी होती है जिसमें पैसेंजर्स को कार्बन लाइन के बियॉन्ड लेकर जाया जाता है, ठीक है। कार्बन लाइन क्या है? जो इमेजिनरी बाउंड्री है स्पेस और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच में। तो ड्यूरिंग द फ्लाइट जो पैसेंजर्स हैं उनको कई मिनट का वेटलेसनेस जो है एक्सपीरियंस करने को मिलता है और उसके बाद पैराशूट्स के थ्रू जो है वो अर्थ पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो स्पेस टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। न्यू शेफर्ड जो है वो एक वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म ये भी हमें दे रहा है साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी। अब कार्बन लाइन क्या है? कार्बन लाइन 100 किलोमीटर अबव सी लेवल है और ये एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा नहीं है कि कोई रियल का बॉर्डर है, बट ये डिमार्केट करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्पेस से, ठीक है। इसको 1960s में इस्टेब्लिश किया गया था एक रिकॉर्ड कीपिंग बॉडी जो FAI है उसके द्वारा। सारे साइंटिस्ट और स्पेस फेयरर्स इसको एक्सेप्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ और स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस इस बाउंड्री को रिकॉग्नाइज करती हैं बिटवीन अर्थ, स्काई एंड स्पेस, ठीक है। तो एनीथिंग जो कि कार्बन लाइन से ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो उसको प्रोपल्शन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मार्स ओडिसी। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा ने एक एपिक व्यू कैप्चर किया है लार्जेस्ट वॉल्केनो का हमारे सोलर सिस्टम में, ओलंपस मॉन्स, ठीक है, जो कि मार्स पर लोकेटेड है। तो पहले तो हम देखते हैं मार्स ओडिसी क्या है। मार्स ओडिसी एक अर्ली मिशन था नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का। 2001 में इसको लॉन्च किया गया। 2001 से ये मार्स को ही ऑर्बिट कर रहा है और इस स्पेसक्राफ्ट के पास रिकॉर्ड है कि ये एक लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूरी एक्टिव मिशन है, ऑर्बिट कर रहा है जो अदर देन अर्थ कोई और प्लैनेट को। ये मिशन जो है 2025 तक जो है वो चलने वाला है और इसने फर्स्ट ग्लोबल मैप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स और मिनरल्स जो मार्शियन सरफेस पर हैं उसको भी क्रिएट किया है। ये स्पेसक्राफ्ट एक कम्युनिकेशन रिले करता है अर्थ पर जो है सरफेस से, और हाई पावर्ड एंटीनाज लगे हैं इसमें जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन अर्थ पर वेरी क्विकली पहुंचा देता है। अब ओलंपस मॉन्स क्या है? ये एक शील्ड वॉल्केनो है जो कि मार्स के वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे देखा गया है। हाईएस्ट पॉइंट है ये मार्स का, लार्जेस्ट नोन वॉल्केनो है ये हमारे सोलर सिस्टम का। क्यों सोलर सिस्टम का? क्योंकि हमारे जो अर्थ पर जो है जो हाईएस्ट वॉल्केनो हवाई के मोना लुआ वो सिर्फ 9 किलोमीटर्स हाई है। एज़ कम्पेयर टू ओलंपस मॉन्स ये लगभग 24 किलोमीटर्स हाई है और ये बहुत वाइड भी है, 550 किलोमीटर्स वाइड है, जबकि जो हवाई का जो मोना लोआ है वो 120 किलोमीटर के आसपास वाइड है। और ये ओलंपस मॉन्स जो है वो लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और इसका मतलब कि जो वॉल्केनो फॉर्म हुआ वो मार्स की अर्ली हिस्ट्री के टाइम पर हुआ था। इसका जो ये एक बहुत ही फ्लैट माउंटेन है, सिर्फ 2 से 5 डिग्री ही इसमें स्लोप है। इस समिट पर जो है कैल्ड्रा भी है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट नेक्सस। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने रिसेंटली प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन किया है जो कि इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट इनेबल करेगा, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको लिंक कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट नेक्सस के साथ, ताकि बाकी कंट्रीज़ के भी जो है फास्ट पेमेंट सिस्टम्स वो आपस में लिंक हो जाएं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस एक मल्टीलैटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है ताकि इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स जो है वो फैसिलिटेट की जा सके बाय इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम्स, जैसे इंडिया के केस में यूपीआई है, ठीक है। तो नेक्सस एक स्टैंडर्डाइज्ड सिंगल कनेक्शन सोल्यूशन दे रहा है ताकि सीमलेस ट्रांजैक्शंस अक्रॉस बॉर्डर्स चल सकें। नेक्सस के थ्रू एक एफपीएस ऑपरेटर जो है वो कनेक्ट कर सकेगा इस सिंगल नेटवर्क पे और इंस्टेंट एक्सेस मिल सकेगा उसे बाकी कंट्रीज़ का भी उसी नेटवर्क के थ्रू। तो इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था इनोवेशन हब ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा। अभी इसको जो है 4 एशियन कंट्रीज़ मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया, इन्होंने जो है ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इन्होंने इसको जो है वो शुरू किया है इस प्लेटफॉर्म को, और कहा जा रहा है कि 2026 तक ये लाइव हो जाएगा।
जब भी कोई न्यू कंट्री ज्वाइन करती है इस नेक्सस को, तो एग्जिस्टिंग मेंबर जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं उस कंट्री के सिस्टम के साथ, और वो कंट्री भी जो है कनेक्ट हो जाता है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगा, कॉस्ट रिड्यूस करेगा, एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करेगा इंटरनेशनल पेमेंट्स की, ठीक है। सो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स क्या है? ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि ओन्ड बाय मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स, मेंबर सेंट्रल बैंक्स है। 1930 में इसको फाउंड किया गया था और ये ऑपरेट करता है अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हेडक्वार्टर्स इसका बेसल में लोकेटेड है, स्विट्ज़रलैंड में, और इसको 63 नेशनल सेंट्रल बैंक्स जो है वो रन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एआई वॉशिंग। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली रिवील किया गया है कि कई टेक कंपनीज और स्टार्टअप्स अपने आप को जो है वो मार्केट कर रही हैं कि वो एआई यूज़ कर रही हैं, जबकि वो असल में नहीं कर रही हैं। तो इसको हम इसीलिए एआई वॉशिंग कह रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉशिंग एक डिसेप्टिव प्रमोशनल प्रैक्टिस है जिसमें आप ये एग्जैजरेट करते हो या फिर क्लेम करते हो कि आपके जो प्रोडक्ट है वो एआई का यूज़ कर रहा है, ठीक है, ताकि अभी आपको पता है कि लोगों का इंटरेस्ट है एआई की तरफ, तो आप उस अपने प्रोडक्ट को एआई पावर्ड दिखाने की कोशिश करते हो, जबकि वो एक लेस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं इसमें कि आप तो बिजनेसेस को जो है वो कह रहे हो कि आपका प्रोडक्ट एआई यूज़ कर रहा है, जबकि वो नहीं कर रहा होता, तो बिजनेसेस उसके लिए आपको ओवर पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रॉब्लम है कि वो जेन्युइनली इनोवेटिव कंपनीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अगर एआई वॉशिंग ही होती रहेगी तो, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डीप ब्रेन सिमुलेशन डिवाइस। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक यूके बेस्ड टीनेजर है, वो फर्स्ट पर्सन बना है वर्ल्ड में जिसमें एक ब्रेन इम्प्लांट किया गया है ताकि एपिलेप्टिक सीजर्स जो है उसको अंडर कंट्रोल रखा जा सके। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस क्या है? ये डिवाइस जो है वो मूवमेंट डिसऑर्डर्स को जो है वो कंट्रोल करने के लिए खासकर पार्किंसंस में यूज़ किया जाता है और बाकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो जो न्यूरो स्टिमुलेटर जो है इसमें लगा, जो डीबीएस में जो न्यूरो स्टिमुलेटर होता है, ये कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देता रहता है ब्रेन को, ताकि कोई भी डिसरप्शन या अगर ब्लॉकेज आ रही है सीजर कॉजिंग सिग्नल्स के थ्रू तो उसको रोका जा सके, ठीक है। इस डिवाइस को स्विच ऑन किया जाता है ओनली आफ्टर द जब पेशेंट जो है वो सर्जरी से रिकवर कर लेता है, और इसको रिचार्ज किया जा सकता है एक वायरलेस हेडफोन के थ्रू। तो एपिलेप्सी क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रिकरिंग सीजर्स होते रहते हैं बार बार। एक पर्सन को जर्किंग ऑफ आर्म्स, लेग्स, टेम्पररी कन्फ्यूजन, स्टिफ मसल्स फेस करने पड़ते हैं एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से ब्रेन में, ठीक है। इसका कोई कॉज आइडेंटिफिएबल तो नहीं होता नियरली 50% ऑफ केसेस में, लेकिन कई बार का देखने को मिला है कि हेड ट्रॉमा, ट्यूमर्स हो अगर ब्रेन में, कुछ इन्फेक्शंस हों, या फिर जेनेटिक्स की वजह से भी जो है एपिलेप्सी हो सकती है। तो क्या डीबीएस अकेली ट्रीटमेंट है एपिलेप्सी की? नहीं, ऑफ कोर्स। डॉक्टर सबसे पहले एंटी सीजर मेडिसिन देते हैं एक कीटोजेनिक डाइट के साथ। अगर वो भी नहीं काम करती है तो डॉक्टर्स जो है वो ब्रेन सर्जरी करने की कोशिश करते हैं ताकि उस पार्ट ऑफ द ब्रेन को निकाला जा सके जहाँ पर सीजर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। एक और सर्जरी होती है कॉर्पस कैलोस्टॉमी, जो कि कुछ चिल्ड्रन में की जाती है, ठीक है। लेकिन डीबीएस कितना पॉपुलर है? सर्जरी, अब आप देखो कि सर्जरी फिर भी प्रेफरेबल है, क्योंकि सर्जरी में क्या होता है, सीजर्स लगभग 90% तक ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन डीबीएस डिवाइसेस में जो है सीजर सिर्फ 40% तक ड्रॉप होते हुए देखे गए हैं। ऊपर से जो डीबीएस या न्यूरो स्टिमुलेटर्स हैं ये लगभग 12 लाख के पड़ते हैं और एडिशनल सर्जिकल कॉस्ट भी होती हैं। इन डिवाइसेस को सिर्फ तभी सजेस्ट किया जाता है जब अगर एपिलेप्सी जो है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, तो उस केस में ऑफ कोर्स सर्जरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नौका बीच बोट रेस। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साउथ वेस्ट मानसून आने की वजह से नौका बीच बोट रेसेस जो हैं वो शुरू होने वाली हैं सेवरल रूरल पॉकेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में। तो ये एक ट्रेडिशनल बोट रेस है वेस्ट बंगाल की। ये मंथ ऑफ सितंबर तक चलती हैं और ये रिवरिन बंगाल में जो है वो देखने को मिलती हैं, और ये सितंबर, कई बार अक्टूबर नवंबर तक भी कुछ प्लेसेस में ये की जाती हैं। और इन बोट रेसेस में पहले सिर्फ मेल ही डोमिनेट करते थे, बट रिसेंट ईयर्स जो है उसमें वुमेन की भी पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। और इन बोट रेसेस को सदर्न वेस्टर्न बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो है वो कंडक्ट किया जाता है, और इसमें वर्शिप ऑफ हिंदू डीटी मानसा, जो गॉडेस ऑफ स्नेक्स हैं, उनकी वर्शिप के लिए पर्टिकुलरली इसको कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ बोट होती है जिसको सोरेंगी कहते हैं, वो लगभग 90 फीट लॉन्ग होती है, वो नेचर को इमिटेट करती है, वो भी इन रेसेस में देखी गई है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेबेक्स 2। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने सक्सेसफुली डेवलप किया है एक सर्टिफाइड सेबेक्स 2, जो कि एक न्यू एक्सप्लोजिव है, जो कि 2.01 टाइम्स मोर लीथल है दैन स्टैंडर्ड टीएनटी। सेबेक्स 2 जो है वो अमंग द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है वर्ल्ड में, और ये एक हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल करता है। 2.01 टाइम्स मोर डेडली है स्टैंडर्ड टीएनटी से। करंटली जो सबसे पावरफुल कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव इंडिया यूज़ कर रहा है वो ब्रह्मोस में यूज़ कर रहा है, जिसका टी एन टी एक्विवेलेंस लगभग 1.50 है, मतलब 1.50 टाइम्स ये टी एन टी से ज़्यादा डेडली है। लेकिन सेबेक्स 2 जो है उसको मैन्युफैक्चर किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा, नागपुर द्वारा, अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, और इसको इवन इंडियन नेवी ने भी इवेल्युएट, टेस्ट और सर्टिफाई कर दिया है। और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं सेबेक्स 2 के अलावा, जैसे सेटबैक्स 1, वो भी एक थर्मोबैरिक एक्सप्लोजिव है। उसकी ब्लास्ट ड्यूरेशन बहुत लंबी है और इंटेंस हीट जनरेशन करता है, ठीक है। ऐसे ही एक सिमेक्स 4 भी है, एक इनसेंसिटिव म्यूनिशन, ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is 16th Finance Commission. This topic is important for your polity section. So 16th Finance Commission under the chairpersonship of Dr. Arvind Panagaria is focusing on devolution to local bodies, particularly highlighting the challenges faced by urban local areas or urban local bodies. So we all know that Article 270 of the Constitution provides for the scheme of distribution of net tax proceeds collected by the union government between the center and states. The taxes which are shared between the center and states include corporate tax, personal income tax, central GST, that is the center share of the IAGST. Then this division is based on the recommendation that Finance Commission gives, and it is constituted, of course, every 5 years as per the terms of Article 280. Apart from the share of taxes, states are also provided grants in aid as per the recommendation of this commission. The divisible pool does not include cess and surcharge, which is levied by the center. Okay. So what is Finance Commission? It is constituted every 5 years, and it is a body that is exclusively constituted by the union government. It consists of a chairman and 4 other members who are appointed by the president. The Finance Commission Miscellaneous Provisions Act of 1951 has specified the qualifications for chairman and other members of the commission, and the union government has already notified the constitution of 16th Finance Commission under the chairmanship of Dr. Arvind Panagaria, and this will be making the recommendations for the period of 2026 to 2031. So what is the composition of Finance Commission? It is headed by a chairman who is selected among the individuals who have experience in public affairs. Then there are 4 other members who are appointed by the President of India. A person should have been a judge or of a high court or qualified to be appointed as one. A person with knowledge of finance and accounts of the government. A person with experience in financial matters and administration, and a person with special knowledge of economics are eligible to be members of the Finance Commission. So what are the functions of Finance Commission? This Finance Commission recommends the net proceeds, how the net proceeds of the taxes would be distributed between the center and the state, and how the allocation of the same would be done among the states. This also determines the principles which govern the grants in aid to the states, and it also suggests measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the panchayats and municipalities and in the state. Any other matter, if referred to it by the president in the interest of sound finance, is also, of course, addressed by the Finance Commission. But remember that the recommendations made by the Commission are not binding on the government. So what is the agenda of 16th Finance Commission? So 16th Finance Commission has begun its work. It is primarily focusing on the devolution of the consolidated fund, and of course, since 73rd and 74th constitutional amendments, local bodies have also gained significant recognition within the federal system. That's why it is focusing on urban areas also. So if we look at urban areas, then cities contribute about 66% of India's GDP and 90% of government's revenue. That's why they are crucial for national development. Despite their importance, financial support for urban areas remain insufficient. World Bank has estimated that $840 billion is needed for urban infrastructure over the next decade, and intergovernmental transfers to urban local bodies in India are only about 0.5% of GDP, which is significantly lower than in other developing countries. This inadequate financial devolution hampers city productivity and quality of life also. Okay. So there is a need for increase in intergovernmental transfers. Since the introduction of GST, the transfers or the tax revenue of
urban local bodies have reduced from 23% in 2012 to about 9% in 2017, and the intergovernmental transfers from states to ULBs are also very low, with state finance commissions recommending only about 7% of states' own revenues if we look at the figures from 2018-19. So of course, in the absence of updated census data, we are still relying on 2011 data for fiscal planning. So 16th Finance Commission must consider this, and also the migration to tier 2 and tier 3 cities. So 16th Finance Commission should also aim to double the intergovernmental transfers to urban areas. So the next topic is New Shepard spacecraft. This topic is important for your science and tech section. So Jeff Bezos-led Blue Origin has partnered with Space Exploration and Research Agency to give common Indian citizens an opportunity to go into space in New Shepard spacecraft. What is the New Shepard spacecraft? It is a suborbital space travel vehicle. It is named after the Alan Shepard, who was the first American in space, and it is a fully reusable rocket system designed for human space flight. So, of course, it offers a unique experience for both scientific research and space tourism. It consists of two main components. First is the reusable booster, and the next is the pressurized crew capsule, which can accommodate about 6 passengers. New Shepard gives an 11-minute journey, and it takes passengers beyond the Kármán line, which is an imaginary line that separates Earth's atmosphere from the space. And the passengers experience several minutes of weightlessness before they make a controlled descent back to the Earth, aided by parachutes. So New Shepard serves as a valuable platform for scientific research also. Okay, so what is Kármán line? It is located about 100 km above sea level, and it is of course an imaginary line. It does not exist in reality, but it demarcates the space from the Earth's atmosphere. It was established in 1960s by a record-keeping body called the FAI, and of course not all scientists and spacefarers recognize it, but a majority of companies and countries and space organizations recognize this body or this boundary between Earth, sky and space. Anything which is traveling beyond the Earth, beyond the Kármán line, needs a propulsion system that does not rely on lift generated by Earth's atmosphere, because the air is simply too thin that high up. Okay. So the next topic is Mars Odyssey. This topic is important for your science and tech section. So NASA has recently captured an epic view of the largest volcano in our solar system, named Olympus Mons, using the Mars Odyssey orbiter. So Mars Odyssey is an early mission in NASA's Mars exploration program. It was launched from Florida in 2001, and it has been orbiting Mars since 2001. This spacecraft holds the record for the longest continually active mission in orbit around a planet other than Earth. Its mission is scheduled to last until 2025. It has created the first global map of chemical elements and minerals which make up the Martian surface. This spacecraft is also serving as a communications relay to Earth for spacecraft on the surface, which lack high-powered antennas and cannot beam information to Earth very quickly. Okay. What is Olympus Mons? It is a shield volcano which is located in Mars' western hemisphere. It is the highest point on Mars, and it is the largest known volcano in the solar system. Why in the entire solar system? Because we already know only the volcanoes on the Earth, and the largest one on Earth is in Hawaii's Mauna Loa, which is 120 kilometers wide and 9 kilometers high. As compared to that, Olympus Mons is 24 kilometers high and about 550 kilometers wide. So it is about 3.5 billion years old, and it means that volcano formed early on in Mars history. It has a very flat mountain. Its summit is marked by a caldera also. Okay. So the next topic is Project Nexus. This topic is important for your economy section. So RBI has recently joined Project Nexus, which is an initiative to enable instant cross-border retail payments by linking domestic fast payment systems. So Project Nexus is a multilateral international initiative to enable instant cross-border retail payments by interlinking domestic fast payment system. And Nexus provides a standardized single connection solution that enables seamless transactions across borders. With Nexus, an FPS operator can connect to a single network, enabling instant access to other countries within the network. It was conceptualized by the Innovation Hub of the Bank for International Settlements. It aims to connect the FPS of 4 Asian countries, that is Malaysia, Singapore, Philippines and Thailand, and apart from that India also, who are the founding members and the first mover countries of this platform. This platform of course will also be extended to more other countries, and it is expected to go live by 2026.
When a new country joins the Nexus, existing members are automatically connected to that country, and of course, vice versa. So, Project Nexus would enhance efficiency, reduce cost, and improve the accessibility of international payments. So, what is BIS? It is an international financial institution which is owned by member central banks. It was founded in 1930 and it operates under the auspices of international law. Its headquarters is located in Basel, that is in Switzerland, and it is owned by 63 national central banks. So the next topic is AI washing. This topic is important for your science and tech section. So recently it was revealed that tech companies and startups are marketing themselves as using AI, but in fact they are not doing so, which is basically AI washing. AI washing is a deceptive promotional practice which exaggerates or outright lies about a product or service use of AI. So they are basically capitalizing on people's interest in AI, and this AI washing is derived from the term greenwashing. In fact, these businesses are actually using a less sophisticated technology, and they are falsely claiming that they are using AI. So AI washing can have concerns with respect to businesses because these businesses actually end up overpaying for technologies and services which otherwise these startups are not using or not providing to them. It also makes it hard for investors to identify genuinely innovative companies. So the next topic is deep brain simulation device. This topic is important for your science and tech section. So a UK based teenager has become the first person in the world to be fitted with a brain implant to help bring his epileptic seizures under control by using deep brain simulation device. So what is this DBS? DBS is also utilized for movement disorders associated with Parkinson's disease and other neurological conditions also. So this neurostimulator delivers constant electrical impulses to the brain to disrupt or block abnormal seizure causing signals. This device gets switched on after the patient recovers from the surgery, and it can of course be recharged from a wireless headphone also. So what is epilepsy? It is a condition which leads to recurring seizures, and it sees a person experiencing jerking of arms, legs, temporary confusion, staring spells, and even stiff muscles. Of course, there is no identifiable cause in most of the cases of epilepsy, but there are certain causes like head trauma, tumors in the brain, some infections, even genetics can lead to epilepsy. So DBS is not the first line of treatment for epilepsy. Doctors generally use anti-seizure medicines first. Apart from that, a ketogenic diet is prescribed. If that does not work, then doctors carry out a brain surgery to remove the portion of the brain which is from where the seizures are originating. Another surgery called corpus calostomy is also performed in some children. So DBS is still not preferable or the first line of treatment. Surgery is still preferable because seizures have seen a drop of about 90% in the patients who undergo surgery. DBS devices available in the market reduce seizures by just about 40%. So DBS costs about 12 lakh, and of course there are additional surgical costs also. Such devices should be suggested only for those who have epilepsy which originates from different parts of the brain. Of course, that's why making the surgery is difficult in that case. So the next topic is Nauka Beach boat race. This topic is important for your social issues and your art and culture section also. So southwest monsoon is gradually setting in, and Nauka Beach boat races will soon begin in several rural pockets of West Bengal. So this is a traditional boat race of West Bengal, and it occurs in the month of September across river in Bengal. They continue till September, sometimes till October and November also. These boat races were previously dominated by male, but in the recent years we have also been we are also witnessing the participation of women. So these boat races in southern West Bengal are particularly linked with the worship of the Hindu deity Manasa, who is the goddess of snakes, and a special type of boat called Sorangi, which is about 90 feet long, also imitates the nature, is seen in these races also. So the next topic is SEBEX 2. This topic is important for your security section. So India has successfully developed and certified SEBEX 2, which is a new explosive that is about 2.01 times more lethal than standard TNT. SEBEX 2 is said to be among the most powerful non-nuclear explosives in the world. It utilizes a high melting explosive composition. It is about 2.01 times more deadly than standard TNT. Currently,
the powerful conventional explosive being used in India, specifically in the BrahMos warhead, has a TNT equivalence of about 1.50. Sebex 2 was manufactured by Economic Explosives Limited, Nagpur, which is a subsidiary of Solar Industries under the Make in India initiative. It has already been evaluated, tested, and certified by the Indian Navy also. Okay, so apart from Sebex 2, Indian Navy has also certified Sitbex 1, which is a thermobaric explosive known for its extended blast duration and intense heat generation. It is highly effective in demolishing enemy bunkers, tunnels, and fortified positions. There is similarly another insensitive munition called the Simex 4, okay, which has also received certification. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.